हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, उच्च न्यायालय की संख्या पूरे भारत में कितनी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके वेतन भत्ते कितने होते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती है, इनके स्थानांतरण के संबंध में क्या प्रावधान है। यानी इससे जुड़ी जितने भी बिंदु बनते हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, उन समस्त बिंदुओं पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय जो है वो राज्यों की सबसे बड़ी अदालत है। जब आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है उसका स्वरूप जो है एक पिरामिड के आकार का है, जिसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि अगर भारत की सबसे बड़ी अदालत की बात की जाए तो वो कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन अगर राज्यों की सबसे बड़ी अदालत की बात की जाए तो राज्यों की जो सबसे बड़ी अदालत है वो उच्च न्यायालय है, जिसको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है। अब भाग 6 में कहाँ है? तो भाग 6 के अध्याय 5 में है और अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक में है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है तो भाग 6 में है। भाग 6 में कहाँ है? तो भाग 6 के अध्याय 5 में है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक में उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है। फ्रेंड्स देखिए, उच्च न्यायालयों का गठन जो है भारत में सबसे पहले जो है वो 1862 में की गई। यहां लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया जो है कब शुरू की गई थी? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में सबसे पहले कलकत्ता में, इसके बाद मुंबई में उसी वर्ष जो है मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। यानी कि अगर कहा जाए, सन पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुए? 1862 में। कहाँ स्थापित हुए? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। तो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, उसी साल जो है मुंबई में हुआ, फिर जो है मद्रास में हुआ। जो ये उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे फ्रेंड्स 1862 में, ये उच्च न्यायालय जो है जिस कानून के तहत स्थापित हुए थे वो कानून जो है भारत की सरकार ने नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद ने बनाया था। यानी 1861 ईस्वी में, 1861 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया और उसी अधिनियम के तहत जो है भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। और सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कब स्थापित किया गया? 1862 में। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1866 ईस्वी में भारत में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद को हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसको इसलिए लिख दिया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय जो था उसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो 1866 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल करके प्रत्येक प्रांत के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ब्रिटिश काल में कर दिया गया था। तो ये तो ब्रिटिश काल की व्यवस्था थी फ्रेंड्स। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों के स्थापना के संबंध में क्या प्रावधान है? तो उसके लिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में और 231 में उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है? देखिए, अनुच्छेद 214 ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि अनुच्छेद 214 ये कह रहा है कि भारत के जितने राज्य हैं हर राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस समय भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहोगे 28 राज्य हैं। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय कितने होने चाहिए? तो आप कहोगे 28 उच्च न्यायालय होने चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय हैं कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो अनुच्छेद 214 का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन रुकिए अभी, आप आगे भी देखिए, अनुच्छेद 231 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 231 ये कह रहा है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
या दो से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 214 में तो कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन आगे चल करके उसी के आगे अनुच्छेद बढ़ेंगे तो 231 में भी लिख दिया गया है, कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, या दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यहां से क्या निकल के सामने आया कि संसद जो है, यह संसद को अधिकार दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय की स्थापना या उसकी व्यवस्था के संबंध में परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना करना या उसकी व्यवस्था में संबंध में परिवर्तन करना, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करना, ये सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? तो ये सारे अधिकार संसद को दिए गए हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अनुच्छेद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही रट लीजिएगा। अनुच्छेद 214 यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना करना या उसकी व्यवस्था के संबंध में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो उसके संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। और इसी यही कारण है कि 28 राज्य होने के बावजूद भारत में न्यायालय 25 हैं, उच्च न्यायालय 25 हैं, राज्य 28 हैं। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया होगा, तभी तो 25 है, नहीं तो 28 जाते हैं। तो संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताया जाए, अभी आगे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है मुंबई में है। अब मुंबई जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता क्षेत्र जो है, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, क्षेत्र आते हैं? तो उसमें गोवा राज्य भी आता है, दादर नगर हवेली दमन दीप केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। तो यानी गोवा, दादर नगर हवेली दमन दीप और मुंबई यानी महाराष्ट्र, इन तीनों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है, वो है मुंबई उच्च न्यायालय। तो यहां किस शक्ति का संसद ने प्रयोग किया? अनुच्छेद 231 का। क्या लिखे कह रहा है अनुच्छेद 231 कि संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी ये 231 जो है वो संसद को यह राइट देता है, यह संसद को अधिकार देता है कि संसद चाहे तो दो राज्यों को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश हेतु अगर संसद चाहे तो अलग से उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। लिखा है कि 241 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हेतु अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु संसद की शक्ति। यानी अगर संसद को यह राइट 241 के तहत दे दिया गया है कि अगर संसद चाहे, अभी ये तो राज्यों के संबंध में था कि दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के संसद जो है मतलब एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 अनुच्छेद 241 कह रहा है कि अगर संसद चाहे तो वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश बड़े छोटे होते हैं, इसीलिए अधिकांशतः केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय की सौगात नहीं दी गई है, यानी वहां उच्च न्यायालय नहीं है, उनको किसी न किसी समीपवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के साथ अटैच कर दिया गया है। लेकिन संसद को यह शक्ति दे दी गई है अनुच्छेद 241 के द्वारा कि संसद चाहे तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया और 1966 ईस्वी में दिल्ली के लिए इसने उच्च न्यायालय स्थापित किया। 2019 के पहले दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसके पास अपना उच्च न्यायालय था। लेकिन जब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन नियम 2019 में आया, तो उसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, एक परिवर्तन हुआ। दूसरा, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। आप जानते हैं कि एक को हम जम्मू कश्मीर कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं लद्दाख। यानी कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 2019 के जब यह नियम नहीं आया था उसके पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य था, तो इसके पास अपना उच्च न्यायालय था।
लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? इसलिए कि अगर वर्तमान समय में पूछे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है, तो अब एकमात्र दिल्ली नहीं होगा उत्तर, अब हो जाएगा 2। यानी कि वर्तमान समय में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। कौन कौन से? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। वर्तमान समय में क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है वो केंद्र शासित प्रदेश का है, तो अगर पूछे वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन से? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की व्यवस्था जो है अस्थायी है। कई बार आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह को कहते हुए कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो अगर राज्य का दर्जा बहाल हो गया जम्मू कश्मीर का, तो फिर एकमात्र दिल्ली ही बचेगा केंद्र शासित प्रदेश जहां की अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास की अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां दिखा है कि वर्तमान समय में भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो कुल 25 है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2013 से पहले फ्रेंड्स भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय थे। कितने थे? 21 थे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन 2013 से पहले 21 उच्च न्यायालय थे। असम की राजधानी गुवाहाटी है, असम का उच्च न्यायालय थे जो है गुवाहाटी में था। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसका उस समय अधिकार क्षेत्र जो है 7 राज्यों पे था, यानी कि 7 राज्यों को मिलाकर के एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, वो था गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर के 7 राज्य थे ये। ठीक है, 2013 में जो है केंद्र सरकार ने जो है पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों के लिए जो है वो अलग से उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। किसके किसके लिए? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए। तो जो है संख्या जो है 21 + 3 यानी बढ़कर के कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24 हो गई। 2013 में 24 हो गई। फिर बाद में 2019 में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो वर्तमान समय में जो है अमरावती जो है, अगर पूछा है 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 25वां उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती का यानी आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ स्थापित है? अमरावती में। कब हुआ था? 2019 में। अगर 24वां उच्च न्यायालय पूछे तो 24वां उच्च न्यायालय त्रिपुरा का था। ठीक है, 21 के बाद 22, 23, 24। मेघालय 22वां था, मणिपुर 23वां था और त्रिपुरा 24वां था। तो थोड़ा इसलिए बता दिया गया कि 24वां और 25वां, कि ताकि कभी कभी डीपली में जाकर पूछ सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा स्थापित हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो कहाँ हुआ? अमरावती में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला फ्रेंड्स भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है वो उड़ीसा है। देखिए पहला उच्च न्यायालय जो भारत में स्थापित हुआ वो कहाँ है? कोलकाता में। आपको बताया गया 1862 ईस्वी में स्थापित हुआ था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, और कलकत्ता में 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय भी स्थापित हुआ। देखिए फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ भले शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का अर्थ जो है वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वो तो पूरे भारत के लिए है, भारत की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसका क्षेत्र जो है केवल कलकत्ता तक सीमित था, यानी वो क्षेत्र विशेष के लिए था। कलकत्ता में स्थापित 1862 का जो उच्च न्यायालय था उसका अधिकारिता क्षेत्र पूरे बंगाल के लिए था। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो नाम सुप्रीम कोर्ट था लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक ही था, बहुत सीमित था। उससे बड़ा ये हाई कोर्ट स्थापित हुआ और स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है।
ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो है स्थापित होने वाला पहला जो है उच्च न्यायालय उड़ीसा का है, 1948 में हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद जो है दूसरा स्थापित हुआ था वो राजस्थान 1949 में है। अगर आपसे पहले पूछा जाए कि पहला उच्च न्यायालय कौन था जो भारत में स्थापित हुआ, तो 1862 में कोलकाता का। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय कहाँ का था, उड़ीसा का था 1948 में, और दूसरा लिख दिया गया राजस्थान 1949 में। आप समझते रहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 7 राज्य वो लिखे गए हैं जिसके उच्च न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र जो है कई राज्यों पर है या कई केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई का पूछ सकता है यहाँ से कि किस मतलब उच्च न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र जो है, उसका अधिकार क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है। तो ये 7 का बाकी याद रखिएगा। बाकी तो सब जगह अपने, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है तो उसका अधिकार क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश में है, बिहार का है तो केवल बिहार में है। लेकिन ये 7 जो है जो यहाँ बोर्ड पे लिखे गए हैं, इनका प्रभाव क्षेत्र अपने राज्य से बाहर भी है। जैसे मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पर जो उच्च न्यायालय स्थापित है इसका प्रभाव महाराष्ट्र तक है, इसका अधिकार क्षेत्र गोवा और दादर नगर हवेली तक है। यानी गोवा के लिए जो कोई मुकदमा होगा, इसके लिए जो उच्च न्यायालय अलग से स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसको भी मर्ज कर दिया गया है मुंबई में। दादर नगर हवेली को भी मर्ज कर दिया गया है मुंबई में। यानी इन तीनों को मिलाकर के एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, वो कहाँ है, मुंबई में। तो मुंबई उच्च न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र, इसका अधिकार क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली तक है, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार तक है, यानी 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चेन्नई जो तमिलनाडु है, इसका प्रभाव तमिलनाडु और पांडिचेरी, 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केरल जो उच्च न्यायालय है, इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो केरल में है, लक्षद्वीप में, 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, वो कहाँ स्थापित किया गया है, चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, ये पंजाब के लिए भी है, हरियाणा राज्य के लिए भी है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए भी है। जम्मू कश्मीर का जो अधिकार क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर पे है और लद्दाख पे है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, इसका प्रभाव क्षेत्र फ्रेंड्स 4 राज्यों पे है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत का ऐसा उच्च न्यायालय जिसका प्रभाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा राज्यों पर है। 4 राज्य इसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर कहा जाए कोई, तो पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो है, जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यानी 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको बैठा सकते हैं, कई तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पूछ सकता है कि नागालैंड जो है वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, या लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो उच्च न्यायालय से लक्षद्वीप, ये किसके पास है, केरल के पास है। भारत के मैप देखे होंगे, तो इसलिए इसको केरल के साथ मर्ज कर दिया गया। पांडिचेरी जो तमिलनाडु के पास है, इसलिए पांडिचेरी के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। महाराष्ट्र के पास जो है दादर नगर हवेली है, तो इसको दादर नगर हवेली, और गोवा छोटा सा है तो इसको महाराष्ट्र के साथ अटैच कर दिया गया, दोनों महाराष्ट्र के पास ही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार पंजाब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में है, तो इसको पश्चिम बंगाल के साथ अटैच कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो जिसके नज़दीक था उसी के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। आप इसको अपने दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं, जैसे भी बैठा सकते हैं आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठाए हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक पॉइंट और जो है जीके की दृष्टि से आप ध्यान रखिए कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है वो लीला सेठ थी। यहाँ एक चीज़ लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आप लिखिएगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, ठीक है। और प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चंडी हो जाएगा। देखिए दोनों अलग क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो अन्ना चंडी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो हो जाएगा लीला सेठ, न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति अन्ना चंडी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो था फ्रेंड्स एक तरह से उच्च न्यायालय की भूमिका।
अब हम आगे बढ़ते हैं और वास्तव में अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्च न्यायालय के गठन को फ्रेंड्स हम लोग निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, न्यायाधीशों का शपथ कहाँ लेते हैं, इनको वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में क्या प्रावधान है और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है। तो इन्हीं बिंदुओं पर फ्रेंड्स हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उच्च न्यायालय का गठन आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट, न्यायाधीशों की संख्या। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में किया गया है। अनुच्छेद 216 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ लिखा गया है कि अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। यानी क्या कह रहा है ये लाइन ये कह रही है कि जो उच्च न्यायालय का गठन होगा वो कैसे होगा, तो कहा कि एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा, एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा किसी भी उच्च न्यायालय में, और प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अब अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, लेकिन उच्च न्यायालय तो बहुत है ना, 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, किसी का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, कहीं का अधिकार क्षेत्र कम है। तो इस हिसाब से कोई एक संख्या तो निश्चित नहीं की जा सकती है। तो इतना कह दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश से और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर होगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता हो। यानी कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार किसको दे दिया गया है? राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय गठन कैसे होगा? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के सहायता से। यानी हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। अब कुछ अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, किसी न्यायालय में कितने न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, इसके संबंध में व्यवस्था करना, इसके संबंध में निश्चित करने का, इसके संबंध में नियुक्ति करने का, इसके संबंध में संख्या निश्चित करने का अधिकार जो है वो किसको दे दिया गया? राष्ट्रपति को। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सामने आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए अब अगर यहां पूछे सर्वोच्च न्यायालय वाला, तो दोनों का अंतर आप समझते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, यह अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो अनुच्छेद 216 में यही कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के होता है। अन्य न्यायाधीशों के संबंध में संख्या निश्चित करने का अधिकार किसको है? किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह कौन तय करेगा? तो यह राष्ट्रपति तय करेगा। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार संसद के पास है। और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है उसमें कुल संख्या इस समय कितनी है। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इस पे मतलब इसका नाम वर्तमान समय प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो स्वीकृत संख्या है वो है 160। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कुल 160 पद स्वीकृत हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रावधान। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) में है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाह रहा है तो उसके अंतर्गत निम्न 2 योग्यताएं कम से कम होनी चाहिए। पहला यह है कि वह भारत का नागरिक हो और वो 62 वर्ष की आयु पूरा न किया हो, क्योंकि रिटायरमेंट की आयु जो है वो 62 वर्ष होती है उच्च न्यायालयों में। तो अगर 62 वर्ष की आयु पूरी कर गया तब तो योग्य होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए लिखा गया कि वह भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। तो पहली योग्यता तो भारत के नागरिक होनी चाहिए, क्योंकि भारत में कोई भी पद प्राप्त करने का, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है। ठीक है। दूसरा है, ये 2 में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए, यानी कि वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, यानी 10 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय के नीचे जो अदालत हैं, जिला न्यायालय है, उसमें कम से कम जो है वो 10 साल तक न्यायाधीश रहा हो। कोई न्यायिक पद पर रहने का मतलब न्यायाधीश रहा हो। या अगर ये योग्यता नहीं है तो यह योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर कि एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो, यानी कि 10 वर्षों से वो वकालत कर रहा हो। 10 वर्षों से कहाँ वकालत कर रहा हो? उच्च न्यायालय में। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों से वो वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। तो भारत का नागरिक है और इन दोनों में से कोई एक योग्यता है तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो है राष्ट्रपति को। सीधे प्रश्न ये उठाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अब यहाँ प्रश्न वही उठता है कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है या ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है। उसको कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ता है, उसे कॉलेजियम की सिफारिश को मानना पड़ता है। कॉलेजियम क्या था? मैंने बताया था कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों का एक समूह होता है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सुझाव देता है। ठीक है। तो कॉलेजियम का जो अलग से क्लास लिया गया था तो उसमें आपको इस विषय में विस्तार से बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ थोड़ा संक्षेप में सिर्फ यही समझेंगे कि राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो किससे परामर्श लेता है? राष्ट्रपति, मैंने कहा कि अपने विवेक से उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेगा, तो वो सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है? तो देखिए, अगर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रश्न है तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। संबंधित राज्य का मतलब जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उस राज्य के राज्यपाल से वो परामर्श लेगा। किसके मामले में? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में जब करेगा राष्ट्रपति तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करेगा। ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के जब मामला आएगा तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति 2 लोगों से सलाह लेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको सलाह देगा और संबंधित राज्य का राज्यपाल, इन दोनों से सलाह लेकर के नियुक्ति करता है। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो ये 2 तो रहेंगे, इसमें तीसरा बढ़ जाता है संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी 3 लोग इसमें सलाह देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है सलाह देगा तो वो जो है जो कॉलेजियम की व्यवस्था है उसके अनुसार देगा। कॉलेजियम की व्यवस्था का मतलब कि वो जो 4
वरिष्ठ न्यायाधीश और प्लस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये लोग तय करेंगे, ये लोग मिल करके सिफारिश करेंगे। तो सर यहाँ भले लिख दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देगा वो सलाह देने से पहले वो अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह ले करके तब देगा। यही है कॉलेजियम व्यवस्था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बिना अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के राष्ट्रपति को सलाह दे दे, यानी कि राष्ट्रपति ने मांगा कि भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हम किसको नियुक्ति करें मुख्य न्यायाधीश के रूप में या अन्य न्यायाधीश के रूप में, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ने अपने वरिष्ठों से सलाह नहीं लिया, बल्कि अपने विवेक से कह दिया कि भाई इन्हें नियुक्त कर दीजिए। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिना सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, तो वो अपना कॉलेजियम वाली जो प्रणाली है उसका पालन करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपने कॉलेजियम व्यवस्था का पालन करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो प्रश्न उठाता है सीधे ये उठाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे करता है, तो कुछ लोगों से सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। ठीक है, अब इसके बहुत अंदर और जाओगे तब ये प्रश्न उठेगा कि भाई मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देगा तो वो कैसे सलाह लेगा, तो वो जो है अपने वरिष्ठ न्यायाधीश को सलाह लेता है। तो ये सब आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था अगर समझ रहे हैं तो वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी आपको इतना समझना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 231 में मैंने अभी बताया आपको पीछे कि संसद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। तो जैसे मान लीजिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय का तो अधिकार क्षेत्र 4 राज्यों पे है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्रपति है वो किससे सलाह लेगा, किस राज्यपाल से, किस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा। तो हमारा उत्तर ये होगा कि उस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जितने राज्यों पर है उन सभी राज्यों के राज्यपालों से सलाह लेगा वो। यानी कि अगर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो है 4 राज्यों पर है तो 4 राज्यों के 4 राज्यपाल हैं, तो चारों राज्यपालों से परामर्श लेकर के तब नियुक्ति करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता था कि अगर किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में 2 राज्य आते हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, इनके लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय है, तो अब जब इनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, तो वो पंजाब के भी राज्यपाल से सलाह लेगा और हरियाणा के राज्यपाल से भी सलाह लेगा। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जिन जिन राज्यों पर आता है उन राज्यों के समस्त राज्यपालों से राष्ट्रपति सलाह लेगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, एक अनुच्छेद 223 में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान है। थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, किसी कारणवश अनुपस्थित है या अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 223 के अधीन उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिए कह सकता है, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी व्यवस्था थी, आपको बताया गया था, और ये उच्च न्यायालय में भी व्यवस्था है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करेगा। ध्यान दीजिएगा, कब करता है, कारण क्या है, तो लिखा है कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, खाली हो और किसी की नियुक्ति न की गई हो अभी इस पे, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित चल रहे हों किसी कारणवश, या किसी अन्य कारण से वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन में असमर्थ हैं, अपने कर्तव्यों के पालन करने में वो असमर्थ हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है किसी मतलब उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का इसको अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 223 के तहत। आप कारण देख लीजिएगा और अनुच्छेद रख लीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स उच्च न्यायालयों में अपर या कार्यकारी न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी व्यवस्था की गई है। तो आइए उसी को देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में फ्रेंड्स प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अपर न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान किस कंडीशन में होता है और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कौन से कंडीशन में होता है। तो देखिए, पहले अपर न्यायाधीश को देखिए, लिखा है यहाँ पर कि जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने हेतु अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी उच्च न्यायालय में कार्य में एकाएक वृद्धि हो जाए, यानी बहुत केस एकाएक आ जाए, तो अब वहां पर जो न्यायाधीशों की संख्या है वो केस को निपटाने में असमर्थ होए, तो ऐसी कंडीशन में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। या किसी उच्च न्यायालय में बहुत मामला पेंडिंग है, बहुत से केस पेंडिंग हैं, वर्षों से उस पर जो है कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि न्यायाधीश उस मामले वहां पर उतने न्यायाधीश हैं ही नहीं जितने कि वहां पर केस हैं। भाई, एक व्यक्ति की क्षमता होती है ना कि कितने केस एक दिन में सुन सकता है, लेकिन अब वहां पर केस ही इतने ज़्यादा हैं, तो केस की तुलना में न्यायाधीशों की संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर वहां पर एकाएक जो है कार्य में वृद्धि हो जाए या मामला बहुत पेंडिंग हो। वैसे भी आप देखते हैं कि एक भारत की न्याय प्रणाली में इतनी समस्या है कि किसी को न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं। हत्या किया हुआ व्यक्ति सामने पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा तक पहुंचते पहुंचते वर्षों निकल जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि न्याय भी तब मिलता है जब जो न्याय पाने वाला व्यक्ति मर जाता है, यानी जिसको न्याय की ज़रूरत है वो ख़त्म हो गया, लेकिन न्याय उसको मिल नहीं पाई। तो इतने मामले पेंडिंग हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 224 में कि अगर जो है उच्च न्यायालय में कार्य में अस्थायी वृद्धि हो जाए या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह लगे कि कार्य निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि और ये अपर न्यायाधीश कौन होंगे? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जिसको योग्यता हो। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को बैठा दिया न्यायाधीश के पद पर कि भैया मुकदमा सुनिए, जल्दी जल्दी निपटाइए, ऐसा नहीं है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्य होगा, ऐसे व्यक्ति को वो अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। और कितने समय के लिए करेगा? देखिए, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में इनकी नियुक्ति हो रही है ना। मामला बहुत पेंडिंग हो गया, उसको निपटाना है, या मामला बहुत ज़्यादा एकाएक आ गया है, उसको निपटाना है, तो ऐसी कंडीशन में 2 साल के लिए राष्ट्रपति जो है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अब देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी का न्यायाधीश का मतलब हुआ कि अगर कोई न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए, जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से अपने पद के कार्यों को करने में असमर्थ है। मान लो कोई न्यायाधीश है ए, अब ये अपने कार्य को करने में असमर्थ हो गया किसी कारणवश, या लगातार अनुपस्थित चल रहा है ये, या इसको जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, तो इसका पद खाली हो गया, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जिस कंडीशन में होती है, उसी कंडीशन में कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है। यानी कि अगर, अब मैंने आपको बताया था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, या वो अनुपस्थित है, या वो अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगा कि अगर कोई न्यायाधीश जो है का पद रिक्त है, या कोई न्यायाधीश जो है वो अपने कार्य करने में असमर्थ है, या वो लगातार अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। किसी न्यायाधीश को, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यहाँ दोनों के अंतर को फ्रेंड्स थोड़ा समझिएगा कि जब किसी न्यायालय में कार्य में बहुत वृद्धि हो जाए, बहुत मामला पेंडिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जब किसी उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश हो जो अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या उसका पद लगातार रिक्त चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक पॉइंट और समझिएगा कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो केवल उच्च न्यायालय में होती है।
जैसे तदर्थ न्यायाधीश था, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती थी, उसी तरह से अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है। यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। अपर न्यायाधीश कहाँ होंगे? केवल उच्च न्यायालय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संबंध में उच्च न्यायालय में क्या प्रावधान है। उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 क में है। 224 क में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये अधिकार किसको है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में बैठने के लिए अनुरोध करने का या उसको नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसा तब करेगा जब वो राष्ट्रपति से पहले से ही सहमति ले लेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अधिकार किसको है? मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से इसके लिए परमिशन लेगा कि साहब हम जो है ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हम बैठने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। बैठने का मतलब न्यायाधीश के रूप में कार्य करने। तो अगर राष्ट्रपति उसको सहमति दे देता है, इसकी मंजूरी मिल जाती है, तो ऐसे में मुख्य न्यायाधीश जो है वो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय में बैठने के संबंध में प्रावधान है, ये भारतीय संविधान की कहाँ है? अनुच्छेद 224 क में है। अगर फ्रेंड्स कोई उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो उसको फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियाँ और विशेषाधिकार मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसको अब वो अधिकार नहीं मिलेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद अगर वो अनुरोध को स्वीकार करके उस पद पर कार्य करने के लिए राजी हो जाता है, तो उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही सुविधाएं मिलेंगी। वही शक्तियों का प्रयोग करेगा, वही विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा वो। ठीक है, और यह जो बंद किया गया है कि उच्च न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश आएंगे, यह बंद जो है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था फ्रेंड्स उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल और उनका शपथ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश फ्रेंड्स 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। देखिए, इसके लिए जो है उम्र की सीमा रखी गई है, कितने की? 62 साल तक। यानी 62 साल तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उठाता है। ये आयु ही पूछता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर कार्य करता है, तो वो है 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर इसके पहले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद छोड़ना चाहे स्वेच्छा से, यानी त्यागपत्र देना चाहे, तो प्रश्न उठता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो फ्रेंड देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो भारत के राष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने त्यागपत्र में कोई डेट मेंशन कर दिया है कि हमारा त्यागपत्र इस डेट से लागू हो, मान लो कि उसने जनवरी में त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति के पास भेजा और उसने कह दिया कि भाई 1 मार्च से हमारा ये त्यागपत्र स्वीकार किया जाए, यानी 1 मार्च के बाद हम कार्य नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो जनवरी में भेजा, यानी 2 महीने बाद का त्यागपत्र लेटर दिया है। तो उसके पहले अगर उसका मन बदल जाता है 1 मार्च से पहले, तो वह उस त्यागपत्र को वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा टेक्निकल बात थी, तो हमने आपको समझा दिया। लेकिन सीधा जो प्रश्न उठाता है वो ये कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अब देखिए, उम्र 62 वर्ष का, यानी कार्यकाल क्या है उसका? 62 वर्ष की आयु तो काम करेगा। लेकिन उसके पहले भी वो चाहे
तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है, और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति समय से पूर्व जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा भी सकता है। कैसे? तो एक कारण दिया है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। यानी कि अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर कदाचार का आरोप सिद्ध होता है, गलत आचरण करने का आरोप सिद्ध हो जाता है, या वो अपने कार्य करने में असमर्थ है और उसके खिलाफ जो है संसद में प्रस्ताव लाया जाता है हटाने का, तो अगर वो प्रस्ताव संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, दोनों सदनों से, विशेष बहुमत का मतलब सदन का कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से, अगर वो प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उस न्यायाधीश को समय से पहले 62 साल से पहले भी उसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो यहां से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन निकल के सामने आए। पहला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यकाल कितना है, तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, या पूछे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो उत्तर होगा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय से पहले हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति को है। संसद प्रस्ताव किस आधार पर लाया जाता है, तो संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो वो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर लाया जाता है। और इसके संबंध में क्या प्रक्रिया है, ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान जितना मैंने कह दिया उतना आसान है नहीं, इसके लिए प्रक्रिया बड़ी जटिल है, और ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था, तो यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप इतना जानिए कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सिद्ध कदाचार और असमर्थता का प्रस्ताव है। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। अगला है न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के संबंध में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ किसके सामने लेंगे। जब भी कोई न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करता है, तो पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ लेता है कि जिस पद पर मैं कार्य कर रहा हूं उस पर पूर्णतया जो है ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। तो यह शपथ उसको कौन दिलाता है, प्रश्न यही पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो है राज्यपाल के सामने शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है, तो उत्तर होगा राज्यपाल। या लिखा है यहां पर देखो, राज्यपाल अथवा उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। राज्यपाल के समक्ष लेता है। अगर राज्यपाल मान लो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, तो वह इसके लिए जिसको भी नियुक्त कर दे उसके समक्ष वो शपथ लेगा। तो लेकिन जो प्रश्न पूछता है वो यही पूछता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर हमारा होगा राज्यपाल। ठीक है, और ये शपथ का जो प्रारूप है, जिस प्रारूप पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है, वह प्रारूप जो है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। आपने अनुसूची जब पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा होगा 3री अनुसूची में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ के संबंध में प्रारूप यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री शपथ लेगा तो किस प्रारूप पे लेगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लेगा तो किस प्रारूप पे लेगा, राष्ट्रपति लेगा तो किस प्रारूप पे लेगा। तो वो सारा जो शपथ के संबंध में प्रावधान है वो कहाँ है, तो वो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता और इनके स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स। और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 221 में कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार जो है किसको है, संसद को है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, इसकी क्या क्या परिलिपियां होंगी, कितने भत्ता पाने का हकदार होगा, तो इन सब को डिसाइड करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है कि संसद ये डिसाइड करेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है यहाँ से कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता निर्धारित करने का अधिकार किसको है, संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 221 के तहत। और वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है, मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है। तो देखिए वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, 2,50,000 रुपए।
और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनको 2.25 लाख रुपए यानी 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावा उनको रहने का, टेलीफोन का खर्चा, ये सब जो है फ्री है। और साथ ही साथ जब रिटायर होते हैं तो आधा पेंशन के रूप में उनको मिलता है। ठीक है, तो ये उनकी सुविधाएं हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते मिलते हैं, प्रश्न पूछता है ये कहाँ से दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन की बात अगर पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से मिलती है, तो पेंशन जो है भारत की संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन भत्ता तो राज्य की संचित निधि से लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन लेते हैं, पेंशन जो है वो राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता है, पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन सब जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो अब यही आप सेम फार्मूला यहाँ मत लगा लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनके कार्यकाल के दौरान इनको जो भी वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जो भी इनको उपलब्धियां हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ करके। कौन सा कंडीशन है आप जानते हैं? अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। अगर देश में कभी वित्तीय आपात की स्थिति आ जाए, वित्तीय संकट लागू हो जाए, तभी जो है इनके वेतन भत्तों को कमी किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में किसी भी कंडीशन में इनके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में भी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ये अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे ऐसा कब करेगा? जब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। तो यहाँ लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्र करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है। अगर सीधा प्रश्न ये पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर विकल्प में यह भी लिखा रहे कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, तो यह और बेटर उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह को वरीयता देता है। ये समझ लीजिए कि जो सलाह दिया जाएगा उसी के अनुसार ही कार्य करेगा वो। अब यहां मुख्य न्यायाधीश लिखा गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल मुख्य न्यायाधीश होगा। ये कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश तो केवल लिखा जाता है। अब मुख्य न्यायाधीश भी सलाह देने से पहले अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो कहने के लिए कह दिया जाता है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन इसकी वास्तव में जो प्रक्रिया है वो 1999 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके तहत ये है कि जब भी इस तरह का स्थानांतरण करने का आएगा तो मुख्य न्यायाधीश जो है, राष्ट्रपति जो है, वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। और साथ ही साथ जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का ट्रांसफ़र हो रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और जहां ट्रांसफ़र हो रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको सिर्फ याद ये रखना है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 222 है। ये अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आगे पीछे की आपको इसलिए बता दी जाती है कि आपको बेस थोड़ा क्लियर रहे, बेस मजबूत रहे आपका। अगर कहीं थॉट के क्वेश्चन आ जाएं तो वहाँ आप गलती ना करें। जो सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आपको बताया जाता है कि ऐसे ही उठाएंगे सीधे सिंपल क्वेश्चन,
लेकिन अगर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी आपको आगे पीछे का उसका बता दिया जाता है, उसके बारे में जो अन्य प्रावधान हैं वो भी बता दिया जाता है, ताकि आप कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के ऊपर क्या प्रतिबंध हैं, और अगर उनकी आयु के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद फ्रेंड्स उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में किया गया है। उस संबंध में अनुच्छेद 220 में कहा गया है फ्रेंड्स कि यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो तो वह जो है उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से रिटायर होता है तो अब वह है, जैसे मान लो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश रिटायर हुआ, तो अगर वो वकालत करना चाहता है तो वह वकालत कहाँ कर सकता है? वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर वो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, तो अब यहाँ ये वकील के रूप में कार्य करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इलाहाबाद जहाँ पर कोई वह जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, उस उच्च न्यायालय को छोड़ करके जितने अन्य 24 उच्च न्यायालय हैं कहीं भी वकालत कर सकता है। और कहाँ कर सकता है? और सर्वोच्च न्यायालय में चाहे तो जाकर के वकालत कर सकता है। लेकिन इन दो स्थानों को छोड़ करके वो कहीं अन्य जगह है वह वकालत नहीं करेगा या कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो जिला कोर्ट में जाकर के वकालत करे, तो यह उसके मान मर्यादा सम्मान के भी खिलाफ रहेगा। तो ये उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय में तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। यानी कि उसे वकालत करने की छूट कहाँ कहाँ है? या तो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, या जिस उच्च न्यायालय से वो रिटायर हुआ है उसको छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में कर सकता है। इसके अतिरिक्त तो वह कहीं भी उसको वकालत करने के लिए या कार्य करने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, आयु के संबंध में विवाद। यदि किसी न्यायाधीश के आयु के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उम्र के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि इसकी उम्र वास्तव में ये है या ये है, अगर ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जो है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो प्रश्न ये पूछता है फ्रेंड्स कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयु के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका निपटारा जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का गठन। इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जितने भी बिंदु थे महत्वपूर्ण, उन सब बिंदुओं को आपको बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि वह सब कुछ आपके समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।